बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। मैं हूँ इमरान हसन और ये इमरान हसन लाइवली ऐसे नहीं होता, थोड़ा जाके आप ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी। पानी ये पहले का गिरा हुआ था, मैंने नहीं गिरा। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हमारे साथ मौजूद है और आज का शो ट्यून इन किए हुए हैं। आपको वेलकम करते हैं और इस उम्मीद के साथ भी, बल्कि इस दुआ के साथ अल्लाह करे कि आपका दिन अच्छा गुजरे, ये भी आपके लिए हमारी दुआएं हैं। खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है। देयर इज नो रेन। आई थिंक ये पहली सर्दियां हैं जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से जिसमें कोई बारिश नहीं हुई। अच्छा, एक और पॉइंट, पता नहीं इफ इट्स ओनली मी, मुझे सुबह सुबह जब उठे कल भी तो कुछ वाइट घास पे फील हो रहा था। आई डोंट नो क्या था। इट्स नूर था वो। नूर नहीं हो सकता मैं नूर घास पे पड़ा हुआ। खैर जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम बाकायदा तौर पे आगाज करें, सबसे पहले एक बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ कल आई और अफसोसनाक खबर यकीनी तौर पे मारूफ कानूनदान लतीफ़ लाला के हवाले से, जिन्हें हम लतीफ़ लाला के हवाले से के नाम से जानते हैं, लतीफ़ आफरीदी उनका नाम है। कल उनको कत्ल कर दिया गया जो कोर्ट है उसके अंदर। और थोड़ा सा हम अगर इनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो 1943 में कबायली ज़िला खैबर की वादी तीरा में पैदा हुए और खैबर लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री लेकर 1969 से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। 7 मरतबा पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे, बहुत बड़े वकील थे। ज़िया दौर में लतीफ़ आफरीदी साहब पाकिस्तान नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मुंतखब हुए और ज़बान तालिब इल्मी से ही जो जमहूरी हुकूमतें हैं और ये जो अवामी निज़ाम है, अवामी ताकत का निज़ाम है, इसके हामी थे। मार्शल लॉ की हमेशा मुखालफत की। मुख्तलिफ अदवार में आफरीदी साहब ने कैदोबंद की सहूलतें भी भुगती, सजाएँ भी भुगती और ज़िया साहब के दौर में 1979 में इनफैक्ट उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजा गया। सो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और कल अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का मुल्की जो अदालती बाइकॉट है उसका ऐलान भी सामने आया। 6 गोलियां लगी इनको और फायरिंग करने वाला शख्स जो है मौके पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कहा जा रहा है कि वो जाती दुश्मनी बताई जा रही है और मौके पे भी उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया। अल्लाह करे कि अब इंसाफ भी मिले। जिस तरह से जितना ये खौफनाक किस्म का वाकया कल पेश आया है, कई लोगों की मौजूदगी के अंदर उनको इस तरह से कत्ल किया गया। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और ऐसे वाकयात का कोर्ट के अंदर पेश आना इटसेल्फ बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो इस पे भी हम बात करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम आज की बड़ी खबर की जाने। अच्छा जी, हम बड़ी खबर में आपको मालूम ही है इस वक्त जो सूरत हाल कराची में है उस पर हम बात करेंगे। चूंकि सिंध में बलदियाती इंतखाब हुआ है और सियासी गर्मा गर्मी बजाय इसके कि इस इंतखाब से कम होती वो बढ़ गई है। सिंध में जो बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है इसके इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं। इसके मुताबिक कराची और हैदराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ रही है। कराची के मेयरशिप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान इस वक्त दौड़ जारी है। अब देखना यह है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में हुक्मरानी का जो ताज है वो किसके सर पे सजदा है। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस के कम से कम कराची के जो रिजल्ट्स हैं ना वो उसके अगेंस्ट है मेरी एक्सपेक्टेशंस। मतलब पीपल्स पार्टी का जीतना, हाँ, मतलब लॉजिकली समझ नहीं आ रहा। समझ से बाहर हो सकता है वोट किया हुआ अवाम ने, लेकिन हमें समझ नहीं। और टर्न आउट के हवाले से भी हम कल बात कर रहे थे कि इतना टर्न आउट भी नहीं था। दूसरी जानिब जी, पंजाब असेंबली टूटने के बाद निगरान हुकूमत के लिए कोशिशें जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला के लिए ऑपोजिशन लीडर को 3 नाम भिजवा दिए हैं। हमजा शहबाज जो हैं बैरून मुल्क हैं, उनकी जगह मलिक अहमद खान, जबकि परवेज इलाई से निगरान ये हमजा शहबाज जो हैं ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पंजाब। जी जी बिल्कुल, और ये भी वजीर आला भी रहे। हाँ जी बाहर। और ये इतने हम मौके पे पाकिस्तान में नहीं है, काफी अरसे से नहीं है। वैसे मरियम नवाज साहिबा भी नहीं और नवाज शरीफ साहब तो है ही नहीं। परवेज इलाई से जी निगरान वजीर आला के नामों पर मशावरत करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने जाने का भी इम्कान है, जबकि वजीर आला महमूद खान गवर्नर केपी को असेंबली तोड़ने की समरी भिजवाएंगे। असेंबलियों की तहलील के बाद इमरान खान साहब ने वफाक की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है और मरकज में शहबाज शरीफ और पीडीएम को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार की है। गुज़श्ता रोज उन्होंने सीनियर सहाफियों से मुलाकात की और कौमी असेंबली में वापस जाने का इशारा दिया और दावा किया कि कौमी असेंबली के लिए प्लान तैयार कर लिया है। ये कौन सा प्लान है हमें बताएं। लीगी एमएनए हमारे साथ राबते में है, पहले उन्हें टेस्ट करेंगे फिर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि What kind of test, खान साहब? ये टेस्ट होगा। उसके साथ साथ जिन्होंने निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली में उन्होंने कहा कि वापस जा सकते हैं, हम असेंबली ना गए
तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप इस बात में क्या मतलब? अच्छा, तो ये आपको पहले नहीं पता था इमरान खान साहब? अच्छा, अभी उनको पता लगा है कि असेंबलियां, वो पहले कहते रहे कि असेंबलियां आ जाए, असेंबलियां जरूरी है। खैर, काफ लीग के दरमियान नया तनाजा शुरू हो गया है। खान साहब तो अनदर यू टर्न लेने लगे हैं, असेंबलियां जाने लगे हैं। खान साहब जो कह रहे थे लीगल है, हम नहीं जाएंगे, एक तोड़ रहे हैं, एक में जा रहे हैं। आई मीन तो वो क्या रहा है? परवेज इलाही साहब को जो है ना, वो काफ लीग, जो उनकी काफ लीग है परवेज इलाही की, ऐसा कहना चाहिए, उसको पीटीआई में जम करना चाहते हैं। लेकिन चौधरी शुजात जो कि सदर हैं, जिनके नाम से ये पार्टी है, उन्होंने उनकी रुकनीत ही मुअत्तल कर दी है। और अब ये वाजे किया है कि सूबाई सदर परवेज इलाही जो है पार्टी को किसी जमात में जम नहीं कर सकते, उनका तो इतना ओहदा नहीं है। और ये बात लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी उनको अलाउ नहीं करती कि वो कर सकें। क्या सूरत हाल है, सब पे बात करते हैं। हमारे साथ केम हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं, वो कराची से रिपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा हमें सीनियर तजियाकार भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बल्कि जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। जाहिद साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं जो हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इंदन में आपका तजिया भी लूंगा। अब्बासी, थैंक यू वेरी मच। क्या सूरत हाल है जी इस वक्त? ये जो रिजल्ट सामने आए हैं, यकीनी तौर पर हर पार्टी कहती है कि जी हम तो कबूल नहीं करते, और जो पार्टी हारती है, कराची के लॉजिकली समझ भी नहीं आते जो रिजल्ट सामने आए हैं। लेकिन क्या सूरत हाल है, आप हमें बताइए, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची की अगर बात की जाए, कराची का मौसम तो ठंडा, लेकिन ऐसी गर्मा गर्मी जो है वो देखने में आ रही है। और जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात के मुस्तनद नताइज भी अब सामने आ चुके हैं, और इस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो 93 नशिस्त हासिल कर चुकी है। अगर उसकी जो है जो कि मखसूस नशिस्तों की बात की जाए, तो उनको जो है करीबन 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल हो जाएंगी। इसी तरह से 5 लेबर की, 5 जो है इसी तरह से माजूर अफराद और जो है एक ख्वाजा सरा की नशिस्त मिलेगी। तो मजमूई तौर पर जो है पीपल्स पार्टी 142 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, जबकि जमात इस्लामी 86 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। और उसके हिसाब से उनको भी जो है 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल होगी, लेबर होगा। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है 40 सीटें हासिल की हैं, मखसूस उनको 20 सीटें मिलेंगी। तो इस वक्त जो कि अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ चाहे तो अपना मेयर ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास सादा मेजॉरिटी हासिल है, लेकिन वो मेयर नहीं ला सकते, क्योंकि इस वक्त जो दीगर जमातें हैं वो बेहतरीन पोजीशन में। उसमें जो है क्या हल हो सकता है, अगर जमात इस्लामी चाहे तो वो जो है तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर सकती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कि सूबाई वज़ीर सईद गनी है, उनका ये कहना था कि वो तहरीक इंसाफ से किसी भी सूरत में जो है बातचीत नहीं करेंगे। अलबत्ता वो जो है जमात इस्लामी से बात करने के लिए तैयार है। और जमात इस्लामी क्या सोच रही है? जमात इस्लामी का माइंड क्या है? क्या वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका जहन है? राब्ते में तो हैं, ये तो हमें पता है। जी बिल्कुल, राब्ते तो होते हैं रहनुमाओं में, लेकिन इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई, जबकि इस वक्त मुस्तनद नताइज भी सामने आ चुके हैं और तमाम जमातें जो है। ठीक है, के मुबासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ जाहिद साहब भी मौजूद है। जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम कराची और हैदराबाद की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे, पहले तो ये बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा महाजर था। उसके बाद ये हो गया, उसमें बहुत सारे बाइकॉट्स हुए, फिर अब पीपल्स पार्टी का पहले नंबर पर आना, फिर बाकी जो दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी के हवाले से, एंड देन तहरीक इंसाफ। जमात इस्लामी बड़ी होपफुल थी कि बड़ी ज़्यादा सीटें उनको मिलेंगी, और वो क्लेम भी कर रहे हैं कि उनको बहुत सीटें मिली हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की यहाँ पे कराची के अंदर, आप इसको किस तरह से देखते हैं, और जो बाकी जमातों ने बाइकॉट किया है उसको आप किस तरह से देखेंगे? जी देखिए हाँ, ये काफ़ी जो नताइज हासिल हुए हैं इसके लोकल बॉडीज इलेक्शन के कराची में, तो वो खासे हैरत अंगेज भी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं समझा जाता था। यकीनी बात यह है कि कुछ ऐसे इलाके ज़रूर थे, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट ज़रूर थे जहाँ उनको जो है अक्सरियत हासिल थी, जहाँ से वो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन भी जीतते रहे। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट आया उसने बहुत सारे सवालात जन्म दिया है। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि पहले भी इल्ज़ाम यही लगता था पीपल्स पार्टी पे, और जिसकी वजह से MQM ने बाइकआउट भी किया इस इलेक्शन का, और दूसरी पार्टियों को भी इख्लाफात थे। वो ये था कि जिस तरह से नए डिस्ट्रिक्ट कराची में क्रिएट किए गए थे और डिलिमिटेशन जिस तरह से हुई थी, तो उसमें मकसद लगता यही था कि पीपल्स पार्टी को एक हद तक फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेरे ख्याल ये उनकी इतनी बड़ी अक्सरियत आना
तो भी जो लोग सवाल कर रहे हैं उसमें काफी एक जवाब भी मौजूद है। अब ये कि एमक्यूएम के बाइकआउट करने के बाद ये काफी ओपन हो गई थी वहां पे, क्योंकि एमक्यूएम का असर नफूस तो कराची में रहा है, पिछले मेयर भी इनके होते रहे थे, लेकिन उन्होंने बैकआउट किया। उसका मतलब एक दो तीन चीजें तो साफ थी। एक उनका एक एतराज था जिस तरह से डिलिमिटेशन हुई, लेकिन एमक्यूएम का भी एक बहुत बड़ा जो बात आती है कि उनका भी फैसला बहुत ही मुतनाज़ा है। अच्छा। क्योंकि ये एमक्यूएम जो है वो राज से जो है इनकी पीडीएम का हिस्सा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ उसका अलायंस है। उन्होंने पहले ये सवालात क्यों नहीं उठाए? और अगर आप आगे, अच्छा साहब ये बताइए, आप कराची से तो हम सभी वाकिफ हैं, आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं कराची के जो हालात हैं, उसको देखते हुए अब बेहतरीन इक्वेशन क्या हो सकती है? ये लूला लंगड़ा निज़ाम ही है इसको अगर हम कहें, क्योंकि इतने कम टर्न आउट के साथ तो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है। लेकिन चलें, बहरहाल जैसा भी हुआ, वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो अब कराची के लिए बेहतर इक्वेशन क्या हो सकती है? क्योंकि सब सियासी जमातों पे जिम्मेदारी तो आती है, पीपल्स पार्टी पे ज्यादा आती है कराची की जो तबाही है इसके ऊपर, चूंकि वो हुकूमत में है, और फिर बाकी जमातों पे भी आती है चूंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब अच्छी इक्वेशन क्या हो सकती है जिससे कराची आगे बढ़े, ये लोकल बॉडी सिस्टम कुछ हल दे लोगों को, कुछ उनके मामलात मसाइल हल करे? देखिए, कराची जैसे बड़े शहर में जो कि कई यूरोपियन ममालिक के मुल्कों से बहुत बड़ा है, उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है, और इसकी हालात जो हम देखते हैं वो इसकी वजह भी एक नजर आती है कि यहाँ पे कोई इफेक्टिव सिविक गवर्नमेंट नहीं रही है बहुत अरसे से। 4-5 साल से जो है इलेक्शन का भी मसला रहा है, और उसमें अब जो है जो हुकूमत बनी भी है तो उसके इख्तियारात इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ तक कि जो बुनियादी म्युनिसिपल जो एक फ्राइज होते हैं वो भी अब सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये जो इस वक्त जो मेयर है या बनेगा जो, तो उसके इख्तियारात इतने ज्यादा नहीं होंगे, और मेरा ख्याल ये कि उसको यानी एक फिगर हेड तो कह सकते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली मौजूद में आई हैं तो वो उनकी भी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि देखें, अगर ये जो मसाइल हैं शहर के, वो जो है आपके की जो रिप्रेजेंटेटिव भी उसको बना सकते हैं, और उसको बाख्तियार होना चाहिए। पहले होता था, आज से जो है 10-15 साल पहले जो लोकल बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें काफी बाख्तियार होते थे मेयर, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अब तो इख्तियारात ही बहुत में कर दिए गए हैं। कल जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब पंजाब की सियासत पे भी अगर हम बात कर लें, निगरान सेटअप के लिए कोशिशें की जा रही हैं। परवेज इलाही ने वजीर आला के लिए, निगरान वजीर आला के लिए 3 नाम अपोजिशन को भिजवाए हैं। आपको लगता है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ में जो निगरान वजीर आला का मामला है इसमें कुछ इत्तेफाक होगा, या फिर मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा और वही सूरत हाल हमारे सामने आएगी? जी, आप तो मतलब ये लोग जो इनको उम्मीद थी PMLN को कि यहाँ वहाँ पे ये डिसॉल्व नहीं होगी असेंबली, वो तो खत्म हो गई है। अब जो है ये मरहला शुरू हो गया, इलेक्शन का प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो गया, जिसमें लगता यही है कि शायद कुछ बात बन जाए, किसी पे इत्तेफाक हो जाए किसी पे, क्योंकि जो नाम आ रहे हैं उसमें सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हैं। मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है कि शायद दोनों जमातें जो हैं वो इस पे एग्री कर जाए किसी पे, वरना वही होगा कि जो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगी बात। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं लोगों में से मुंतखब करेगी जो कि नाम ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो जाहिद साहब अब आगे थोड़ा सा उस यू टर्न की भी बात कर लेते हैं। अब तो कभी कभी इतना अजीब लगता है ना बात करते हुए। जाहिद हुसैन साहब, आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग। इमरान खान साहब असेंबलियों में वापस जा रहे हैं, अब दोबारा से खान साहब लॉजिक से काम ले रहे हैं, क्या टेक है सर आपका? नहीं, देखें, मतलब मजबूरी तो है। देखें, जो सूरत हाल बन के आ रही है उसमें एक लिहाज से तो जो उन्होंने एक हद तक कामयाबी हासिल की है कि जब वो कहते थे पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और KP असेंबली भी डिसॉल्व होने जा रही है, तो एक लिहाज से जो वो कहते रहे वो एक हद तक उसमें यानी हो गया। और अब जो है यकीनी बात है कि इस दो बड़े सूबों में जब इलेक्शन होंगे या प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उसमें यकीनी तौर पर दबाव जो है PDM की गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में वैसे भी देखा जाए तो बहुत महदूद होकर रह गई है। अब वो मेरा ख्याल ये है कि जब ये देख रहे हैं इमरान खान साहब के जो है इलेक्शन का ऐलान जो है नागुज़ीर होता जा रहा है, तो ये बात उनके समझ में आई है कि अगर आप नेशनल असेंबली से बाहर रहते हैं तो उस पूरे प्रोसेस से भी बाहर हो जाएंगे आप। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत देर से उनको ये बात समझ में आई है। अगर वो पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। और
उसका नतीजा ये होता कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें जो हैं वो बढ़ सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल उनको भी पता है कि अगर फर्स्ट ये वो इलेक्शन वो असेंबली में नहीं होंगे तो उनकी कोई से इनकी जमात की नहीं होगी आइंदा के। अच्छा जाहिद साहब, केपीके की बात कर लेते हैं। हमारा छोटा सूबा है, कम बात करते हैं हम इसकी, लेकिन बहुत ही अहम सूबा है, बहुत से मामलात को लेकर पाकिस्तान के बहुत ही अहम सूबा है। उसकी असेंबली भी खान साहब तोड़ रहे हैं। यहाँ पे खान साहब को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, पिछले 10 साल से तकरीबन खान साहब की हुकूमत है और ये वाहिद खान साहब की पार्टी है, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने 2 बार मुंतखब किया, अमूमी तौर पर नहीं होता और इसका क्रेडिट भी वो लेते आए हैं। उसके बावजूद अवाम का ये मैंडेट जो अवाम ने उनको 5 साल के लिए दिया, खान साहब इसे अपने सियासी मकासद के लिए, चूंकि वहाँ पे तो उनके पास मैंडेट है, उनकी हुकूमत है, वो उससे खुश भी हैं, सियासी मकासद के लिए उस असेंबली को भी वो तोड़ रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल इमरान खान साहब का पूरा मकसद ये है कि इस हुकूमत को ना चलने दिया जाए और जितनी जल्द इलेक्शन हो वो क्या है, क्योंकि वो समझते ही है कि इस वक्त जो है वो फिजा इनके हक में है। एक पॉपुलर वो जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं उसमें वो ज्यादा दिखा सकते हैं। केपी के गिराने के मकसद ये है उनका कि उस पर हुकूमत पे दबाव ज्यादा पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि अगर 2 ऐसे बड़ी सूबे में जो इलेक्शन होने शुरू होते हैं तो यकीनी बात यह है कि उसके ये मुश्किल होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि जो है वो अपनी हुकूमत को वहाँ पे चला सके। लेकिन असल बात यही है कि मेरे ख्याल इमरान खान साहब सोचना चाहिए था कि अगर ये कुछ और महीने इंतजार कर लेते तो वैसे भी होने। अच्छा जाहिद साहब, इन द एंड जल्दी से ये जो तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कार्रवाई का फैसला किया है, खान साहब ने दावा भी किया है कि लीगी MNAs हमारे साथ राबते में हैं, शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम होने वाली हैं। आपको लगता है कि ये जो अदम एतमाद का वोट है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इसमें तहरीक इंसाफ कोई अपना रोल प्ले करेगी? नहीं देखिए, इस वक्त तो जो इस वक्त हुकूमत है या शहबाज शरीफ साहब को बहुत ही मामूली अक्सरियत हासिल है, वहाँ पे 1 या 2 वोटों की अक्सरियत हासिल है और ये जो है, और उसमें देखा जाए कि वो असेंबली भी तकरीबन आधी रह गई है क्योंकि PTI के मेंबरान जो है वहाँ नहीं जा रहे हैं। रिजाइन तो किया है उन्होंने लेकिन वो रिजिग्नेशन भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। तो मसला ये है कि ये है, मतलब ये तो नजर आ रहा था कि पंजाब को गिराने के बाद जो है वो उस पर दबाव डालने के लिए वो इमरान खान साहब सब कुछ करेंगे और यही उसकी ही मेरे ख्याल तसलसल है। तो मेरे ख्याल ये कि एक देखा जाए, यकीनी बात इसको यू टर्न तो कह सकते हैं लोग, लेकिन एक श्रूड मूव है इस लिहाज से जो है आपने इनको इंसर्कल कर दिया है। ठीक है जाहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपने हमारे सामने रखा। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन जाते जाते मैं जरा एक कराची के हवाले से भी, अच्छा अब ये जो रिजल्ट्स हैं KM अब्बासी, आई होप यू विद अस, रिजल्ट्स तो कंपाइल हो गए हैं गैर सरकारी जो अब तक हमारे सामने आए हैं। इसके बाद अब ये जो पार्टी पोजीशन है इसमें रवाबित का मैंने पहले भी सवाल किया था, क्या मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान रवाबित शुरू हुए और खासतौर पर जो टॉप 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनके हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल, रवाबित तो लाजमी तौर पर, जो रवाबित नहीं करेगा वो तो पीछे ही रह जाएगा क्योंकि अब 3 जमातें सामने आ गई हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी तरह से दूसरे नंबर की जो बड़ी जमात है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि MQM जो है वो इंतखाबात का बाइकाट कर चुकी थी। MQM के जो बाइकाट से यकीन तौर पर जमात इस्लामी को काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगर उस तरफ से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ इन बल्दियाती इंतखाबात में काफ़ी पीछे गई है और बैक किया है, उनकी जो है पोजीशन बेहतर नहीं रही। जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मखसूस नशीस्तें मिलाकर 142। ठीक है अब्बासी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया। हम आपसे तफसीलात लेंगे। KM अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमें कराची से आगाह कर रहे थे जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पर बात होती रहेगी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि ब्रेक लें, कोई हल्की फुल्की सी खबर है आपके पास? बिल्कुल है, शाहनवाज धानी के हवाले से, उनकी बॉलिंग के साथ साथ उनके जो एडवेंचर, उनके करतब है वो तो मशहूर है, सिंधी छोरो। जी बिल्कुल, लोग बहुत महसूस होते हैं और रिसेंटली कल उन्होंने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक पतंग उड़ाते हुए वीडियो पोस्ट की और पतंगबाजी की वीडियो जब उन्होंने शेयर की तो लोग बहुत, मतलब उनके जो फैंस थे उन्होंने बड़ा
सराहा और जिसमें उन्होंने खेतों में बच्चों के साथ पतंगबाजी करते हुए शाहनवाज धानी को आप देख सकते हैं। धानी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बचपन में मैं अपने शहर आने वाली बहुत सी पतंगे लूटी और हमारा गांव जो लाड़काना है उनका शहर है उसके बिल्कुल करीब है और जहां में हवा बहुत जोर से पतंगे अब चलती थी तो पतंगे बहुत सारी आ जाती थी तो मैंने भी तेजी से पतंग लूटी। धानी वो आदमी है जो हमेशा ऐसी वजह से खबरों में रहता है, बहुत लाइवली आदमी है। कुछ दिन पहले शॉन टेट के हवाले से उन्होंने ट्वीट की थी, मैंने कहा था इन्हें डायरेक्टर इमोशंस रख लेना चाहिए पीसीबी के अंदर, कमाल आदमी है, इसको जबरदस्त जी रहे हैं धानी। गुड लक, पतंगे लूटते रहे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने के हवाले से। सर्दियां हैं, हमने कहा थोड़ा सा लाइटर साइड पे भी आए और सर्दियों के हवाले से खासतौर पे जो फल हैं। और आपको पता है मैंने बहुत सारे लोग अपना हसन देखे हैं, आप हंस ले पहले मैं नाजरीन आपसे बात कर लेता हूँ, इनको हंसने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फल खाते ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फल खाते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हमें अच्छे नहीं लगते, हालांकि इतनी जरूरी चीज है। और पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड मुल्क है, इस वक्त आप समझे कि 250 रुपए का 220-30 का डॉलर है और पाकिस्तान में 250 रुपए के बेहतरीन दर्जन माल्टे या किन्नू मिलते हैं। ठीक है, आप $1 के 12 ये अमेरिका में नहीं मिलेंगे आपको, इंग्लैंड में भी नहीं मिलेंगे, यानी कि सस्ती चीज है। उस लिहाज से आप थोड़ी थोड़ी तो जरूर खाएं, लेकिन हमने जो मौजू आज रखा है वो इसकी कीमतें नहीं है। मौजू हमने ये रखा है कि ये जो सर्दियों के फ्रूट्स हैं इसमें खास तौर पे किन्नू, माल्टा, फ्लूटर, ये जो लीड करते हैं इसको, सारी इस पूरी लीग को, इनको कितना खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए इनकी क्या अफादियत है, और उसके साथ साथ सर्दियों में दीगर जो चीजें ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, उसका क्या रोल है, और साथ साथ जो लोग धूप में बैठ के दर्जन खा जाते हैं, क्या ये उनकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। जोहा सोहेल हमारे साथ मौजूद है। जोहा वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जोहा, अब सर्दियों में ऑब्वियसली जैसे इमरान सेट के पाकिस्तान वैसे बहुत ब्लेस्ड कंट्री है कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं जो अवेलेबल हैं और हमारी रीच के अंदर भी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं है, बट स्टिल अब जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं उनके लिए भी अब जो सर्दियों में फ्रूट्स की कंजम्पशन है वो किस तरह से होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली हम जो किन्नू, माल्टा या फ्रूटा की बात करते हैं। ठीक है, मेरा उसमें इस तरह से है कि सर्दियों के जो मौसम है उसमें किन्नू, फ्रूट, ये सारी जो फैमिली है बादशाह है, इसकी कंजम्पशन भी ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में हमें नज़र भी आता है। अब इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि सर्दियों में सबसे एक कॉमन प्रैक्टिस क्या की जाती है कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। सबसे पहली चीज़, प्यास लगती नहीं है, आपका दिल करते नहीं कि आप पानी पिएं। सो इन फलों के अंदर कुदरत की तरफ से हमारे पास पानी की एक बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है। 80 to 90% वाटर से ही ये फल हमारे पास बना है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है वो ये फल मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा। सबसे पहले ये डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सर्दियों में एक और मसला हमें डिहाइड्रेशन के अलावा क्या नजर आता है, डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला। ये वेदर ही अजीब सा होता है, वेदर ही अजीब सा होता है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी की तरफ रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट अपने थेरेपीज की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल फ्रूट्स के थ्रू अपने इस मसले को ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम इनको ये हेल्प करते हैं इसमें? बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने बताया पानी है, पानी की कमी बॉडी को, ब्रेन को आपकी डिहाइड्रेट कर देती है। ब्रेन आपका पानी के ऊपर काम करता है, जब ब्रेन तक पानी नहीं पहुंचेगा तो आप डिप्रेस्ड और एंजाइटी की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। सो जब आपकी बॉडी का वाटर स्टेटस पूरा रहता है आप डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ नहीं जाते। तो कितने खाएं एक दिन में? अगर लेट्स सपोज हमें अवेलेबल हैं, हम कर सकते हैं। एज अर्नल सेट बहुत सारे लोग नहीं भी कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ख्याल रखते हुए कितने, एक एवरेज ऑन एवरेज कितना, हमें 1-2 माल्टे काफी, एक काफी है दिन में? ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो एक दिन में 4 से 5 ले सकता है। अच्छा, ओके। 2 सुबह के टाइम पे ले ले। और कैमरामैन साहब ने दिल पे हाथ रखे, पहले उनको हम सुना रहे थे ना, हाफ अ डजन खा। अच्छा जी, 2 से 4 आप हेल्दी इंडिविजुअल आराम से खा सकते हैं। अच्छा, वाओ। लेकिन जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का मसला है वो लोग इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। यानी कि उनको 5 to 6 हम रिकमेंड कर देते हैं सीजन में। लेकिन जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं वो दिन में सिर्फ 2 ले सकते हैं, वो 2 से ज्यादा ना ले, क्योंकि इसमें फ्रूट शुगर मौजूद है, टू आर इनफ फॉर डायबिटीज। ठीक है। लेकिन अच्छा, एक मेरा बड़ा की क्वेश्चन था, आई डोंट नो आप इसका जो ये आपके सब्जेक्ट से शायद थोड़ा सा रिलेटेड नहीं हो या मे बी हो भी, इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है, इसमें फ्रूटर की हमने बात की है, जिसमें हम किन्नू की बात कर रहे हैं, माल्टे हैं और मौसमी हैं, ये मुख्तलिफ अक़साम है। तो क्या इनमें फिर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनकी वो भी फर्क होती जाती है या महज फैमिलीज है छोटे बड़े साइज के लिहाज से? बेसिकली फैमिलीज का फर्क है। जो बेसिक चीज़ है जैसे विटामिन सी सबसे ज्यादा प्राइम न्यूट्रिएंट है,
पानी सबसे ज़्यादा प्राइम है और फाइबर सबसे ज़्यादा प्राइम है इन तीनों के अंदर। वो इन तीनों के अंदर मौजूद है, मौसमी के अंदर भी है, फ्रूटर के अंदर भी है, किन्नू माल्टा के अंदर भी है। अच्छा, सिर्फ एक वक्त के आने का फर्क है कि कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आता है, किसी का साइज बढ़े, किसी का फ्रुक्टोज का कंटेंट ज़्यादा, कोई मीठा ज़्यादा है, कोई खट्टा ज़्यादा है, बस ये फर्क। अच्छा, मुझे एक और सवाल करना है, कुछ लोग जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट, अब किन्नू का जूस पी लिया, माल्टे का जूस पी लिया, सो जूस की अफादियत ज़्यादा है और उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या हम जिस तरह से एज फ्रूट उसको खाते हैं? होल, अच्छा, बेसिकली होल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि होल के अंदर उसके ऊपर वाइट छिलका जो हम बहुत सफाई से उतारते हैं साइड पे, वो बहुत ज़्यादा नहीं उतारना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदेत का हामिल है। उसके थ्रू क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बाइंड होती है बॉडी से और बॉडी के अंदर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का मसला है वो नॉर्मल की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। तो हम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपने उसको अच्छी तरह से साफ करके नहीं कंज्यूम करना, आपने उसको एज अ होल फ्रूट ही लेना है। अब जैसे जूसेस की बात करें, जूसेस में वो सब निकल जाता है, आपको सिर्फ उसकी शुगर मिलती है, विटामिन सी मिलता है, पानी मिलता है, शुगर मिलती है, ये 3 चीज़ें आपको जूस के थ्रू मिलती हैं। लेकिन अगर होल फल खाते हो तो आपके अंदर फाइबर जा रहा है, जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, वेट को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों को हेमोरॉइड्स का मसला आ जाता है, सर्दियों में हम क्या करते हैं कि हमारी डाइट जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हलवा जात की तरफ आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जो हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाती हैं। हम लोगों ने रोटी, जो होल व्हीट रोटी होती है, वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं, हम सारी वो चीज़ें खाते हैं, जंक ले रहे होते हैं, सो कॉन्स्टिपेशन का रिस्क भी सर्दियों के अंदर लोगों को ज़्यादा होता है। ये उसको भी उसमें हेल्प करता है, ये बिल्कुल उसमें इसको हेल्प करता है क्योंकि इसके जो छिलका उसमें इनसॉल्युबल फाइबर है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। वंस अगेन आई शुड रिपीट कि जो आप सफेद छिलका उतारते हैं माल्टे से, वो नहीं उतारना आपने, वो आप खाएं, आपके लिए अच्छा है। वाओ, अच्छा, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात आपने कर दी है। दूसरी बात, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हवाले से भी होता है ना कि बच्चे एक चीज़ को इतना खाएं, बड़े इतना खाएं। बच्चे वैसे फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं, उनको ज़बरदस्ती अक्सर खिलाना पड़ता है। लेकिन क्या इसमें भी आप लोग फिर कुछ बाइफिकेशन करते हैं कि बच्चों को इतना खिलाएं? किन्नूस के हवाले से खासतौर पे मैं पूछ रहा हूँ, और बड़ी उम्र के लोग इतना खाएं, एडल्ट इतना खाएं? एडल्ट्स को तो जैसे मैंने बता दिया ना कि उनके तो बॉडी स्टेटस से हम देखते हैं 2 से 4 हेल्दी इंडिविजुअल ले सकते हैं। बच्चों की तरफ जब आते हैं तो बच्चे बिल्कुल फ्रूट नहीं पसंद करते, और किन्नू माल्टे से मैंने बहुत से बच्चों को देखा वो नहीं खाते, या तो उनको ठंड लगती है उसको खा के, या आई डोंट नो कि गला खराब का मसला आ जाता है, तो उनके केसेस में हम जूसेस की तरफ माओ को ले आते हैं। अच्छा। कि बच्चे के अंदर विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें तो जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेशक आप बच्चे को जूस की फॉर्म में दे दें। अगर वो होल फ्रूट नहीं खाता, आप उसकी टाइप को वेरिएट कर दें। बहुत से बच्चों को ऐसे भी हमने देखे कि अगर आप वो जूस नहीं ले रहे, आप किन्नू का जो फ्लेक होता है उसका कैप्सूल अगर आप उतार के अंदर वाला पीस पल्प बच्चों को देते हैं, बच्चे वो भी खाते हैं। उसके थ्रू भी बच्चे के अंदर फाइबर जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सॉल्युबल फाइबर है। बाहर छिलके के ऊपर इनसॉल्युबल है, उस पल्प के अंदर सॉल्युबल फाइबर है। सो इस तरह से सॉल्युबल फाइबर बच्चे के अंदर जाएगा। पल्प से मुझे याद आया कि कुछ लोग ये पल्प्स, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो जूसेस की सूरत में भी, ऑरेंज जूस की सूरत में, उसमें भी वो पल्प होता है। यूजुअली तो आप इसको कहते हैं कि ये ड्रिंक्स ठीक नहीं है आपके लिए, यू नो, मोटा करते हैं ना, लेकिन जिस ये जो पल्पी टाइप के ड्रिंक्स होते हैं, इसके हवाले से हमें बताइए, ये क्या बेनिफिशियल है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप जूस ले रहे हैं तो जूस में मैं तो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप फाइबर अगर निकाल लें तो आप साइड से खुद खा लें, वो 2 से 3 चम्मच आप खुद ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे पल्प की बात हम करें तो बहुत डब्बे वाले भी हम डब्बे वाले ऐसे हम रिकमेंड नहीं करते। अगेन प्रिजर्वेटिव्स हैं, हमारे पास एडिटिव्स हैं, फ्रेश जूस ऑलवेज फ्रेश जूस बेहतर रहता है आपके कंपेयर टू डब्बे का जो जूस है। लेकिन जैसे पल्पी जूसेस की बात करें तो आप घर में पल्पी जूसेस बना लें कि आपने 1 ग्लास बना लिया पूरा फ्लूइड का, और उसके बाद आप एक सेपरेट किन्नू को पील ऑफ करके आप उसके चंक्स उसके अंदर ऐड ऑन कर लें, ताकि आपके पास एक थोड़ा सा वो थिक सा फुल फ्लूइड सा बन जाए। ज़ोहा, इन द एंड हमने सिर्फ किन्नू, फ्रूट और माल्टे की बात की है, हम चाहेंगे बाकी फल हम अनार की कॉल आ गई, अनार माइंड कर रहे हैं, तो और कौन से फ्रूट्स हैं जो आप सर्दियों में, और एनीथिंग दैट यू लाइक टू सजेस्ट टू द पीपल सर्दियों के लिए? जल्दी से सर्दियों के लिए मैं एक तो फलों की अगर आप बात करें तो अमरूद विटामिन सी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो जिन लोगों को किन्नू सूट नहीं करता वो अमरूद की तरफ। और जो बीज निकाल के खाते हैं, बीज बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग खाते हैं। हाँ, बीज आजकल वैसे भी लोग नहीं खा रहे होते, तो आप बेशक बीज निकाल दें, बाकी फ्रूट बेशक कंज्यूम। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी टिप दूंगी कि सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर हम सबका बहुत खराब हो जाता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जब बॉडी का खराब होता है तो बुखार की सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। बुखार एक अलामत है कि बॉडी के अंदर कोई मसला है। सो बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के रेगुलर टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए आप रूट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा करें। इसमें गाजर, शकरकंदी, मूली का इस्तेमाल लाजमी रखें। आलू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मेंटेन है, गिरता नहीं है। वेरी गुड, इन्फॉर्मेटिव, विदाउट एनी फी, मुफ्त के मशवरे आपको मिले। थैंक यू वेरी मच ज़ोहा, बहुत शुक्रिया। ज़ोहा ने आपको बता दिया कि सर्दियों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं। और माल्टे पे कुज़े में दरिया बंद कर दिया, ब्रेक ले। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ जाता है माया नाज
अदाकार सदारती तमगा जिनको मिला रशीद नाज साहब, आपको मालूम है 1 साल उनको गुजर गया मद्दाहों से बिछड़े, और लगता है जैसे कल की बात है। 9 सितंबर 1948 को रशीद नाज साहब पैदा हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म के ये मारूफ अदाकार, उन्होंने अपनी जो फनकाराना सलाहियतें हैं और ये जो सफ़र है उनका, इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ 1971 में पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर सेंटर से किया। उर्दू ड्रामास के अलावा पश्तो, हिंदको और दीगर जो ज़बानें हैं मकामी, उनमें भी बेहतरीन अदाकारी की। रशीद नाज ने आबिद अली की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामे दश्त, जबकि हिदायतकार शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए में यादगार किरदार अदा किए। अक्षय कुमार और अनुपम के हमरा बॉलीवुड फिल्म बेबी में भी काम किया, जिसमें उनके बेटे हसन नुमान ने भी अदाकारी की। रशीद नाज के मशहूर टेलीविजन ड्रामाज में नामूस, दूसरा आसमान, गुलाम गर्दिश, पिंजरा, खुशी और रोग, ज़मी, खुदा ज़मी से गया नहीं है, फरिश्ते समेत दीगर ड्रामे शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने बेहतरीन अदाकार पैदा किए और रशीद नाज साहब उनमें से एक हैं। बड़ी अर्ली एज के अंदर ही वॉज यंग इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। आज हम उन्हें याद करें, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिए। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम अली ज़फ़र की, जो कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मकबूल हैं ही, भारत के अंदर भी बहुत मकबूल हैं। और भारतीय जो बड़ी अहम शख्सियात हैं, जो एक्टर्स कम्युनिटी है, राइटर्स कम्युनिटी है, इसमें भी अली ज़फ़र की बड़ी तारीफ़ की जाती है। दुबई में एक शाम थी और इस शाम की मेज़बानी की गई मुख्तलिफ फ़नकारों की जानिब से। इस शाम के अंदर जावेद अख्तर साहब द फेमस पोइट मौजूद थे, इसके अलावा अली ज़फ़र वहाँ पे मौजूद थे, सरवत गिलानी पाकिस्तानी अदाकारा है, किरण मलिक, आयशा उमर, फैशन डिज़ाइनर मन्नान फराज और राशिद राना, ये सब इकट्ठे हुए एक निजी गैदरिंग थी। और इस मौके पर अली ज़फ़र साहब ने जावेद अख्तर के लिए बेसाख्ता चंद अशार गाए चुके। उनकी आवाज़ की मुशाबियत बहुत है किशोर कुमार से। ज़बरदस्त। अली ज़फ़र जितना सुरीला गाते हैं उतनी वो अपने इर्द गिर्द लोगों की अट्रैक्शन जो है ना उसका भी बाइस बनते हैं। सो ये एक प्राइवेट तकरीब थी जिसके और जावेद अख्तर साहब बड़े महजूज हो रहे थे तो क्योंकि उनका एक टोन, जैसे कि मैंने कहा, किशोर कुमार से बहुत मुशाबित रखता है। और मेरे नैना सावन भादो लाइव सुना रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसी वीडियोस हमारे साथ शेयर करते रहेंगे, मतलब ये हमें अच्छा लगता है, मिलती है जब ऐसी वीडियोस। हम खुद भी बहुत एक्साइटेड होकर शेयर करते हैं। हमें कोई हो आपके पास तो भेजिए। अभी हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब दिखाएंगे आपको हमारा सेगमेंट जो है माइंड मैटर्स, जिस पे वकार अहमद मलिक और तैमूर रहमान साहब बात करें महंगाई के हवाले से और इसका हल क्या है, क्या डिस्कशन हो रही है, दिखाते हैं आपको सेगमेंट माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और मेरे जो मेहमान हैं वो एक्चुअली मेरे उस्ताद हैं और मैं उनका एक नालायक शागिर्द हूँ। तैमूर साहब हैं और तैमूर साहब जो हैं वो शागिर्दी का जो मुझे एजाज़ हासिल है वो तारीख़ के हवाले से, यूट्यूब का मैं आपको फॉलो करता हूँ, तारीख़ के हवाले से, इकनॉमिक्स के हवाले से और फिर ऑफ कोर्स आर्ट के हवाले से। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही कमाल है। आपने एक फिल्म कर्व जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। सही। आपने कहा जी ये शरह सूद जो है वो जब बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाती है और गो के अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाती है। बट ये जो टूल्स हैं, जो साइंस हमें देती है, सोशल साइंस कह लें, इकनॉमिक्स हमें देती है, किसी भी मोशन में जब वो टूल ही नाकाम होना शुरू हो जाए, वो मेथोडोलॉजी ही नाकाम, हालांकि वो साइंटिफिक है, सही, तो उस इकोनॉमी का क्या हशर हो चुका है, ये मैं एक्चुअली आपसे जानना चाह रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। असल में सबसे पहली बात तो ये कि फिलिप्स कर्व जो है ये तकरीबन 1950s में एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, मगर इन्होंने डिस्कवर किया ओनली एज अ कोरिलेशन। मिसाल तौर पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लगाए, साथ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह लगाए। उन्होंने कहा ये तो मोटा मोटा एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। पहली बात तो ये। तो दूसरा मामला ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं, महंगाई की दो मुख्तलिफ शक्लें। एक को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, वो आप इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, एक पुल फैक्टर है, एक पुश फैक्टर है, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो अशिया आप बना रहे हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि जो खाम माल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लेबर पावर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। उनकी कीमतों में इजाफा कैसे होता है? फॉर इंस्टेंस, अगर पेट्रोल की, डीजल की, फ्यूल की कीमतों में इजाफा होगा तो ट्रांसपोर्ट में इजाफा होगा, तो उसके नतीजे में हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा।
नंबर 1। नंबर 2, अगर फूड इन्फ्लेशन हो, फूड प्राइसेस बढ़ जाएं तो लेबर पावर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। 100 रुपए दिहाड़ी में काम पूरा नहीं होगा तो उससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा होगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कभी भी आप इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी। अब देखें ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कहां पहुंचाया है, 15% से भी ज्यादा है, मगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। और उसकी बेसिक वजह यह है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ही नहीं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस यूक्रेनियन वॉर के बाद बढ़ गई और उसके साथ फूड प्राइसेस आलमी तौर पे बढ़ गई। और एक और दिलचस्प बात आपको ये बताऊं वकार कि ये अकेले पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही। इवन जर्मनी के अंदर जो इतनी एडवांस्ड इकोनॉमी है, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, मां सिवाय चीन के अंदर, वियतनाम के अंदर, चंद और मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है। सो इसका मतलब है ये आलमी सरमायादारी निज़ाम के अंदर जो यूक्रेन वॉर और उसके नतीजे में ऑयल शॉक्स मिले हैं उसका नतीजा है। लेकिन खित्ते में अगर हम देखें इन्फ्लेशन के जो रेट हैं तो इसमें मतलब हमारा कुछ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जबकि हम इंडिया दूसरे ममालिक में तो भारत अभी तक भी वो जो फिगर है वो एक ऐसा फिगर नजर आता है जो को कंट्रोल तो कम से कम किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ ये जिन अचानक किस तरह गया? इंडिया ने इन्फ्लेशन इस तरह से भी कंट्रोल की कि उन्होंने अपनी ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई रखा है। मिसाल तौर पे वो रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं। रूस से जो तेल वो खरीद रहे हैं वो उनको 20% से लेकर 25% सस्ता पड़ रहा है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप अंदाजा करेंगे हमारी इन्फ्लेशन ही तकरीबन 30% है और वो मेनली वो ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन है। चलिए पेट्रोल ये इस तरह की चीज़ें तो एनर्जी का मामला तो बहुत बड़ा है ना, उसमें तो शायद हमारे पास ठीक है कुदरती वसीले के तौर पे हमारे पास ना भी हो, लेकिन वो चीज़ें जहाँ पे वैल्यू एडिशन आती है या वो चीज़ें जहाँ पे हम अपना खाम माल बहुत आसानी से बना भी सकते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, तो वो हमारा अगर इम्पोर्ट बिल देखा जाए तो उसमें कोई 60-70% तो वो चीज़ें हैं जो कि शायद हम यहाँ पे कर भी सकते हो। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनना शुरू होगा और ये क्यों नहीं बन पा रहा हमसे? इसकी देखें बहुत अच्छा सवाल, अगेन एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। और पब्लिक को वाकई ये समझने की ज़रूरत है कि ये मामला है क्या। अगर आप साबिक फाइनेंस वजीर से पूछें तो वो ये कह रहे थे कि 25% जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो बाहर से आ रही हैं। ठीक है, इतना हाई आपका इम्पोर्ट बिल है। आपका सवाल ये कि इनको रोक के तो दूसरी चीज़ें क्यों नहीं फिर इस्तेमाल की जाती। अभी शब्बर जैदी साहब ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, वो भी ये फरमाते हैं, मिफ्ता साहब भी ये कहते हैं, सागडार भी ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं, सारे ये कह रहे हैं कि वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। हमारे पास इतनी आमदनी नहीं, हम खर्चे करी जा रहे हैं। फिर वो किसको सबक दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, हर बंदे को दे रहे हैं कि तुम ज़्यादा खर्चे कर रहे हो। तुम अपने खर्चे कंट्रोल करो। कैसे? कि दुकानें जल्दी बंद कर दो, रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दो, बिजली कम इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो। अब सवाल आपको ये पूछना चाहिए और नाजरीन को ये पूछना चाहिए कि अगर हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत हाई है और आप पब्लिक से ये कह रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेड चीज़ें ये इस्तेमाल ना करें, मिसाल तौर पर चाय आपके सामने पड़ी, लोग आपको कह रहे हैं 1 कप चाय पिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आपके लिए या मेरे लिए या पब्लिक के लिए सब कुछ जानना और फिर एक कॉन्शियस डिसीजन करना तो थोड़ा औखा काम है ना। आप सोच रहे हैं चलो मैंने 1 कप पिया, मैं एक और पी लेता हूँ, नो बिग डील, 1 कप से क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह मिलियंस ऑफ लोग ये फैसला करेंगे कि 1 कप से और क्या फर्क पड़ेगा, तो मिलियंस ऑफ कप्स टी जाएंगे, तो इसको कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल। तो सवाल ये पैदा होता है वकार साहब कि इसको कंट्रोल करने का तो बड़ा आसान तरीका है कि आप पाबंदी लगा दें, आप टैरिफ लगा दें, आप बैन लगा दें कि सरकार ये चीज जो है हम इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम और नहीं खरीदेंगे। क्या पाबंदी लगाना इतना मुश्किल है वकार? क्या ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जो सब कहते हैं फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, है ना? तो और ये जो कार फाइनेंसिंग में इतनी गाड़ियां जा रही हैं मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुआ, तो क्या गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है कि वो सिर्फ ये कह दे कि जनाब इतनी गाड़ियां इंपोर्ट होंगी, इससे ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करेंगे हम। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज डिफिकल्ट। अब मैं बताता हूं वो डिफिकल्ट क्यों है। वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने तो उस वक्त लेट 90s में हमारा एवरेज टैरिफ रेट था 45%। अर्ली 90s में हमारा एवरेज टैरिफ रेट 90% से भी ज्यादा था। वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स, जैसे हर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वकार कम चाय पिए तो क्यों इतनी चाय आप मंगा रहे हैं? आप वहां पे पाबंदी क्यों नहीं लगा देते? क्वेश्चन ये नहीं है। इसका जवाब ये है कि जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने का मतलब ही है कि आपने अपने टैरिफ फड़का देने हैं, आपने टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म नहीं करनी। और जब आपने प्रोटेक्शनिज्म नहीं करनी तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, फर्ज करें चाय आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, और जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, किनिया से जो चाय आ रही है, उसने आपस में compete करना है। जब वो compete करेगा तो किनियन चाय जो है वो हो सकता है उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतर है, वो फड़का के रख देगा पाकिस्तानी चाय को। जितनी भी चीज़ें हैं जो जहाँ से आ रही हैं वो वहाँ ज़ाहिर बात है सस्ती प्रोड्यूस हो रही, यहाँ पर वो फड़की जा रही। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये सोचने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को, कि बजाय हर वक्त कंज्यूमर को ब्लेम करने के और पब्लिक को ब्लेम करने के लिए तुसी खर्चा बहुत ज्यादा किया है, यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, यू आर टू ब्लेम। क्योंकि आपने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ तय करके टैरिफ्स उड़ा दिए तो फिर उसके बाद आपको खसारा होना ही था, ट्रेड डेफिसिट। मतलब मेरी तो खर्चा पे जो एतराज कर रहा होता है वो खुद 7 करोड़ की गाड़ी से बाहर निकल रहा होता है और मेरी चाय पे एतराज कर रहा होता है, वो तो एक पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। लेकिन मेरा सवाल तो बेसिकली इस सवाल इसमें है कि ये जो बहुत सारे केमिकल है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि मूंगफली हमारी बाहर जा रही है और वहाँ से पीनट बटर बन के वापस आ रहा हो। मेरा तो इशारा उस तरफ है कि यहाँ पे बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं, लेकिन वो नेसेसरी, वो मशीनरी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका। नहीं हो सकता वकार जब तक आप प्रोटेक्शनिज्म नहीं करते अपनी लोकल मार्केट की। जितनी देर तक आप लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं करते और आप खोल देते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप भेड़िए को जो है ना हैन हाउस में घुसा रहे हैं। कंपटीशन नहीं हो सकता, कंपटीशन नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? सादा सी बात ये कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है दूसरे मुल्कों के पास, आपके पास नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो कभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। आपने हमेशा, अमेरिका ने आपको दे दी टेक्नोलॉजी, यूरोप से आपने मशीनें, बाहर से आपने मशीनें मंगा के लगा ली, मगर खुद उनको डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं की। कर सकते थे, इंजीनियर्स आफ्टर ऑल आपके पास हैं, बड़े ब्राइट लोग और इनोवेटिव लोग हैं आपके पास। वो किधर जाते हैं? वो भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। 250,000 पीपल, स्किल्ड लेबरर्स पाकिस्तान से निकल गए। हाँ, उससे पिछले साल 500,000 से 250,000 बंदा हर साल पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता है। कौन लोग जाते हैं छोड़ के? मेरे जैसे नलायक लोग नहीं जाते वो लोग जाते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कहना इस बात पे फख्र किया जा रहा होता है कि इस दफा हमने 8 लाख, एक्चुअली तो शर्मिंदगी वाली बात है कि अगर अपना वतन, अपनी मिट्टी को छोड़ के एक बंदा प्रदेश जा रहा है तो आपने बेसिकली आपकी नालायकी है, वो वहां पे चला गया। बिल्कुल, तो चाहे आपकी नालायकी है, और जो वो इनोवेट करेगा, जो वो दरियाफ्त करेगा, जो वो इन्वेंट करेगा, वो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा इन्वेंट, वो वहां पे होगा। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तैमूर साहब से बहुत ही तफसील से बात हुई और किसी और मौजू पे भी इनको दोबारा से ज़हमत देंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अगर आप बोर हो रहे हैं और आपके पास अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई क्रिएटिविटी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके अंदर है और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ओह वाह वाह, आप सही पहुंचे जनाब। ऐसा ही कुछ जगह है जहाँ पे निम्रा नासिर आज हमें लेकर जा रही हैं और वहाँ पर आप अपने मशगले पूरे कर सकते हैं, और वो जगह का नाम भी मशगले है। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पर, आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग भी मिल सकते हैं वहाँ। सो देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन ऑफ फाइव। फोन यूज़ करके मैं तो थक चुकी हूँ और बोर हो चुकी हूँ, तो आई वॉज वंडरिंग व्हाट आई शुड डू। सो हियर आई एम एट मशगले, और यहाँ मैं आपको क्रिएटिव और फन एक्टिविटी सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप अपनी बोरियत का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये या श्योर, थैंक यू। ये कैंडल मेकिंग हो रही है। मलाइका हेयर। हाय मलाइका। हाय, आई एम मलाइका। वैक्स मेल्ट करके उसको राइट टेम्परेचर पे लाके कलर्स, फ्रेग्रेंस डाल के और फिर मोल्ड्स में डालते हैं। हम कलर और फ्रेग्रेंस डालने लगे हैं। हम कौन सा ब्लू कलर ऐड करें? ब्लू कलर। अच्छा, तो अब ये कैंडल की जो वैक्स है हम इसमें पोर करेंगे और फिर इसमें जब ये ठंडी हो जाएगी तो वो कैंडल बन जाएगी। अच्छा, अब आपने ना हल्का हल्का करके और पीछे करके इन डंडियों में नहीं देनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता। सही है ना मिलाएगा? आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा पॉटरी का स्टेशन है, दिस इज आवर पॉटरी व्हील है। जो चीज़ें आपको पता है डाइंग आर्ट की तरह, हम ये हमारी सकाफत का हिस्सा है
और हम उसी को चाहते हैं कि लोग सीखें उस चीज़ को और उससे थोड़ा सा फन भी करें। वालेकुम सलाम। दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स जिसमें अंदर लाइक बहुत किस्म के फूल हैं। अच्छा, तो अब मेरे हाथ में ब्रश है एंड आई एम लाइक वी नर्वस एंड एक्साइटेड। मैं ये ख़राब नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, बिकॉज मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। सो चले ट्राई करते हैं। ये डार्क ग्रीन है मेरे पास, तो शैडोज। सो क्लास में हम ये भी सिखाते हैं कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस एंड द ब्रश स्ट्रोक्स, ऑल ऑफ द बेसिक्स, कलर थ्योरी के बेसिक्स के, मिक्सिंग कलर्स के, व्हाट रेड एंड येलो मेक्स। तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टॉपिक्स फॉर पेंटिंग। अब ये हम लोग ट्राई करने लग गए हैं और ओके हमने काट लिया है। कूल, तो बहुत आराम से हो गया है। हमने लकड़ी काट लिया, अब इसको सैंडर्स करने जा रहे हैं। तो कहाँ पे जाएंगे? ओके अच्छा, तो हमारी सैंडिंग तो हो गई है अब कंप्लीट, और ये लकड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है और हम इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किसी टेबल में, चेयर में, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये प्रोसेस तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। हम निटिंग भी कराते हैं और हम क्रोशे भी कराते हैं। अच्छा, तो अभी मैं एक फ्रेंडशिप बैंड बना रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि मतलब आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और स्वेटर खरीदने में आपको यहाँ तो मर्जी का स्वेटर नहीं मिलता, और अगर मिल जाए तो इतना ज़्यादा महंगा होता है कि आप कहते हो यार मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी का साइज़, अपनी मर्जी का डिज़ाइन, सब कुछ आप अपनी मर्जी का बना सकते हो एक स्वेटर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सर्दियों में मेरे बहुत काम आने वाला है। I attempted to make an orange but I think it looks yes हाँ थोड़ा सा डिटेलिंग में हेल्प चाहिए। तो आप कंफर्टेबल हो जाएं और फिर हम पॉटरी व्हील पे करते हैं। अगेन बहुत थेरेप्यूटिक है पॉटरी करना, और वही है आपको एक दफ़ा इसकी थोड़ा सा आर्ट आ जाए कि किस तरह हैंडल करना है, तो बहुत मज़ा आता है उसको बनाते हुए, और फिर दिल नहीं चाहता कि आप उसको ख़त्म करें। आर यू रेडी? शबीर भाई आपकी मदद करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है मिट्टी के बारे में कि वो अगर आपके कोई वूंड है, कोई कट छोटा सा लगा हुआ है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स एज मेडिसिन। वो उस जगह को आपका क्लियर करना शुरू हो जाता है। मशगले पे हर एज आती है, नानी दादियाँ, दादा दादी, पेरेंट्स, पूरी फैमिलीज आती हैं। अच्छा, अभी तो इसकी कोई शेप नहीं है, लेकिन अब हम इसको शेप दे रहे हैं। अब आपने देखा है आपके बॉडी के पोस्चर ने और आपके हैंड मूवमेंट ने उसको किस तरह कंट्रोल किया है, और वो एक वास लाइक शेप में आना शुरू हो गया है। अच्छा, अगर ये बन जाता है तो इसको कितना टाइम लगता है ड्राई होकर पूरा वो बनने? वेदर पे डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। सर्दियों के अंदर इट टेक्स अप टू 48 आवर्स एयर ड्राई होने में। एयर ड्राई जब होता है तो यहाँ जिस तरह ये कुछ बने हुए पीसेस रखे हुए ये ग्रे लाइक होते हैं, और फिर इनको हम भट्टियों के ऊपर बेक होने भेजते हैं। वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता ले लेता है, कभी ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि वेदर कंडीशंस इस तरह, आपको पता है ठंड है, नमी होती है मौसम में, या बारिश हो जाती है, तो उसके हिसाब से डिपेंड होता है। अब आप इसको कट कर लिया आपने, अब इसको निम्रा आप उठा सकती हैं। उठा सकती हैं? जी 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 जी, इट्स डन। हल्के हाथ से आपने उठाना है और उसके बेस पे हाथ रख लीजिए प्लीज़। आई मेड इट एंड यू कैन टू। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना, और मुझे बनाने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको भी अपनी कुछ क्रिएटिविटी सीखनी है और अपनी बोरियत से दूर भागना है तो यहाँ ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बिजनेस में क्या हो सकती है या पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इस पर हमने बात करनी है। मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिलकर, आपको मालूम है, मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो और उनको फ़ायदा हो। सरमायाकारों को सरमाया फराहम किया जाता है, स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ अली फहाद मौजूद हैं, आप इन्को जानते हैं, ये पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ ला चुके हैं। इन्होंने पाक लॉन्च के नाम से फाउंडर हैं, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसमें वो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, सरमायाकारी की दावत देते हैं। इसके अलावा आजकल ये पाक लॉन्च कॉन्फ्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, जो कि 25 और 26 जनवरी को दुबई में होनी है। इसमें
में पाकिस्तान की आला जो कारोबारी शख्सियात हैं तकरीबन 50 वो इसमें शरीक हो रही हैं कमोबेश, और इसके अलावा मुख्तलिफ सरमायाकार आएंगे, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स आएंगे, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स इसमें हिस्सा लेंगे और कैपिटल फंडिंग के हवाले से वो इन्वाइट करेंगे लोगों को। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं। इससे पहले भी ये कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं, इसी पर हम बात करेंगे। अली फहद हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर पाक लॉन्च, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अली फहद फॉर ज्वाइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ऑब्वियसली पहले भी आप हमारे शो का हिस्सा बने थे, इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने डिस्कशन की थी और इस बार भी आप लोग ये कराने जा रहे हैं दुबई में 25 एंड 26 को अनकॉन्फ्रेंस टू हिट। क्या इसमें आप लोगों का बेसिकली आइडिया और मोटिव है और क्या गोल आप लोग इस अनकॉन्फ्रेंस के थ्रू अचीव करने वाले हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी दूसरी अनकॉन्फ्रेंस है। जो लास्ट टाइम हम लोग आए थे उस पे 52 स्टार्टअप फाउंडर्स सिलिकॉन वैली आए थे और हमने उनको 2 दिन में 95 इन्वेस्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया था और उस इवेंट से 19 इन्वेस्टमेंट डील्स हुई थी जो स्टार्टअप्स आए थे। तो हमारा गोल दुबई में ये है कि वी आर ब्रिंगिंग अगेन टॉप 50। हमने रजिस्ट्रेशन नवंबर में खोली थी और 5000 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से हमने टॉप 50 सेलेक्ट किए हैं। तो 50 टॉप पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप्स दुबई में आ रहे हैं, प्लस सम ऑफ द बिगर फैमिली ऑफिसेस वो लोग भी आएंगे और सारे पाकिस्तान बेस्ड वीसीज। तो तकरीबन 60 पाकिस्तान से आ रहे हैं और तकरीबन इतने ही लोग होंगे ग्लोबल वीसीज जो कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, यूरोप, यूएसए और मिडिल ईस्ट से विल बी जॉइनिंग अस। तो हमारा गोल ये अनकॉन्फ्रेंस का कि इंस्टेड ऑफ एक फिक्स्ड एजेंडा हो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, हमारे सिर्फ 3 टाउन हॉल हैं विच आर कन्वर्सेशंस, और आइडिया ये है कि एज मच नेटवर्किंग हो सके ताकि फ्रेंड्स बन सकें, ताकि लोग बिजनेस को जान सकें, पाकिस्तान को जान सकें। और हमें लगता है कि ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत एक टिपिकल कॉन्फ्रेंस के। तो मैं अगर आसान लफ्जों में अपने देखने वालों को बताऊं तो ये है कि आप वो लोग जो नए कारोबार शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, जो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, उन आइडियाज़ के साथ लोग आपके पास आए हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया है और उनकी आप मुलाकात करवाएंगे इन्वेस्टर्स के साथ और फिर उसके लिए अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है लोगों की आसानी के लिए। पिछली दफ़ा आपने जो लोग आपने कहा कि 19 डील्स वर फाइनलाइज्ड एंड ऑब्वियसली दे माइट हैव सपोर्टेड द स्टार्टअप्स, तो उनका कोई फॉलोअप भी रखते हैं फाद कि वो स्टार्टअप्स कहाँ स्टैंड करते हैं, उन्होंने कितना ग्रो किया है? क्योंकि अगर एक स्टार्टअप आपकी मदद से ग्रो करता है तो वो यकीनन आपकी सन कॉन्फ्रेंस को, पाक लॉन्च को भी तो हेल्प करेगा आने वाले वक्त के अंदर। दे विल स्टैंड विद यू। तो इस हवाले से हमें बताइए। जी, हमारी कम्युनिटी 2.5 साल पहले हमने स्टार्ट की थी 7 लोगों से। अच्छा। इस वक्त उस पर कोई 3 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं हमारे ईमेल पे। हम लोग 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, हमारे 50 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो हमारा गोल ये है कि अगले बाय 2030 वी वांट पाकिस्तान टू बी इन द टॉप 10 टेक इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। कोई भी रैंकिंग आप उठा लें तो उस पर पाकिस्तान कोई 70 से 80 के दरमियान रैंकिंग में आता है। हमारा गोल ये है कि इसको टॉप 10 में लाया जा सके अगले 7 सालों में, 8 सालों के अंदर अंदर। तो हमारे जो कम्युनिटी है इस पे हमारा फोकस ये होता है कि हर जो भी स्टार्टअप है हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम उनको टैलेंट के तौर पे ट्रेनिंग, मेंटोर और इवन उनको नए कस्टमर्स लाए जा सके। अच्छा। तो हमारी कम्युनिटी वो करने की ट्राई करती है। हमने इसमें आपके कुछ, क्योंकि आपने टेक का नाम लिया, तो आपकी जो तरजीह है वो कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स को लेकर ही है या आप हर किस्म के स्टार्टअप्स को वेलकम करते हैं? और जो गेस्ट आपने इन्वाइट किए हैं वो किन मुख्तलिफ शोबा जात से हैं? कुछ स्पेसिफिक शोबे हैं जिनसे आपने लोगों को मदऊ किया है, जिनको पिच की जाएंगी ये चीज़ें और वो वहाँ पे मौजूद होंगे? जी, हमारा गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर कवर की जा सके। तो हमारे ई कॉमर्स, फिनटेक, एग्रीकल्चर से, एजुकेशन से, और हमने ट्राई किया कि 25% जो लोग आ रहे हैं वो ख़वातीन और माइनॉरिटी हों। तो माइनॉरिटी फ्रॉम रिलीजन, फ्रॉम नॉन KLI कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के फाउंडर्स और फीमेल फाउंडर्स। अच्छा। तो वी आर इनवाइटिंग 25% वहाँ से आएंगे और हमारा गोल ये होगा कि उनको मेंटोर्स मिल सके, उनको नए POs मिल सके, पार्टनरशिप की जा सके और पैसा लाया जा सके पाकिस्तान स्टार्टअप्स को। अच्छा अरीफाद, एक और आइडिया इसका ये भी है कि ऑब्वियसली जब कोई नया एंटरप्रेन्योर या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका जो आइडिया है
वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से बड़ा ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब एक इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी आइडिया की एग्जीक्यूशन के लिए इट शुड बी अ वेरी सॉलिड प्लान। सो आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करें कि जो एंटरप्रेन्योर्स अपना कोई आइडिया पिच करने वाले हैं वो लॉन्गर रन के लिए फ़ायदा दे सकता है? हम लोग अपने कम्युनिटी के थ्रू हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऑफिस आवर्स रखते हैं जिसपे सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी से फेसबुक, मेटा, गूगल प्रोफेशनल जो है वो ज्वाइन करते हैं और वो सिखाते हैं अलग अलग चीज़ें कि यू नो अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हमने कुबरनेटिस की ट्रेनिंग करवाई है जो 30 घंटे की है। तो पिछले 2 साल में हमने 80 स्टार्टअप्स को $80 मिलियन रेज करके दिया है पिछले 2 सालों में। और उसके अलावा हमने कोई 300 से ऊपर घंटों की ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा ज़्यादातर हमारे जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं लेकर आते, वो दे ऑल्सो जॉइन द स्टार्टअप के बोर्ड पे या मेंटोर के तौर पे। अच्छा, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग हमारे पास आना पसंद करते हैं कि यू नो इंस्टेड ऑफ जस्ट द मनी we also provide smart capital and advisors and mentors and community to help each other। हम लोग खुद कुछ नहीं करते, हम जो भी ज्वाइन करते हैं हमारी कम्युनिटी कम्प्लीटली फ्री है। तो हमारा टैग लाइन ये है कि जी यू टेल अस कि आपको क्या चाहिए एंड वी एज अ कम्युनिटी विल हेल्प यू। अब हम इस वक्त ब्रिलियंट फहद, बहुत अच्छा आइडिया। इस वक्त हम बीइंग पाकिस्तानी, जहाँ पे पाकिस्तान में 12 करोड़ लोग हम कहते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपके ख्याल में नौजवानों को अपना काम करने की रादर देन जॉब्स की तरफ देखने की? और ये ट्रेंड हम किस हद तक ला पाए हैं, क्योंकि ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है टॉप 10 के अंदर आने के लिए, जो आपकी ख्वाहिश है और ज़बरदस्त आपकी एम्बिशन है। जी हाँ, आई थिंक हमें दोनों तरह के लोग चाहिए। हमें वो लोग भी चाहिए जो कि स्टार्टअप में काम जो स्टार्ट कर सकें, जिनके पास आइडियाज हों, लेकिन हमें वो लोग भी चाहिए जो स्टार्टअप में काम कर सकें। तो उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है। तो हमारा फोकस दोनों तरफ से होता है। हमारी पार्टनरशिप है 40 यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे एम्बेसडर्स हैं, स्टूडेंट एम्बेसडर्स 40 यूनिवर्सिटीज़ में। हमारा गोल है कि तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं HEC अप्रूव, उन सब में हमारा एम्बेसडर हो। और हमारा गोल ये कि उनको ट्रेनिंग पहुंचाई जा सके, सिर्फ किताबी तौर पे नहीं, जो उनको हेल्प कर सके उनकी नौकरी के अंदर। जो आपने खुद एक अच्छा स्टार्टअप आपका है, ये जो एक अच्छा आइडिया जिसमें 7 लोगों ने शुरू किया, नाउ 3 लाख हैं। एनीथिंग दैट यू लाइक टू आस्क टू टेल टू द यंगस्टर्स हु वाचिंग यू राइट नाउ, कुछ उनको कहना चाहें लास्ट 20 सेकंड्स, कोई मैसेज, कोई चीज़ आप कन्वे करना चाहें? जी, आई थिंक कि अगले 2 साल काफ़ी टफ होंगे स्टार्टअप्स के लिए, इकॉनमी के लिए। पूरी दुनिया में काफ़ी मसले चल रहे हैं इकॉनमी के, लेकिन डोंट गिव अप, यू नो स्टे फोकस्ड। और पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तानी आर द मोस्ट टैलेंटेड। मतलब मैं खुद बे एरिया में बैठा हूँ तो आई सी के पाकिस्तानी क्या अचीव कर रहे हैं। तो डोंट गिव अप ऑन योर आइडियाज एंड वर्क हार्ड, और इंशाल्लाह ताला things will work out. Inshallah. So just Thank you very much Ali Fahad and wish you very best of luck for your conference जो 25th और 26 जनवरी को होने वाली है और दुबई के अंदर हो रही है। मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो इसका हिस्सा बनने वाले हैं। कोई एंटरप्रेन्योर जो अपना नया आइडिया पिच करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। उनको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगी इन्वेस्टर की जानिब से मिलेगी। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और इसको इनकरेज करना चाहिए। अभी हम अली फहद से आपकी मुलाकात करवाए थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं हम हफीज़ कारदार साहब के हवाले से, वेटरन क्रिकेटर। उनके बारे में आपको बताएं कि आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है और 17 जनवरी 1925 को पैदा हुए। ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। उनका शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए क्रिकेट खेली है। ये ज़बरदस्त एजाज़ है इनके पास। इनके नाम से एक इंक्लोजर भी इनके नाम से है गजाफी स्टेडियम के अंदर। इसके अलावा हम अगर बात करें, आमिर इलाही और गुल मोहम्मद भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से क्रिकेट खेली है। क्या में पाकिस्तान से कबल 3 टेस्ट मैचों में भारत की नुमाइंदगी की, फिर 1952 से 58 के दौरान उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की क़यादत की। मुनफरिद एजाज़ है। बिल्कुल, अब्दुल हफीज़ कारदार के हवाले से आपको बताएं तो बाएं हाथ से बल्लेबाजी के शानदार जौहर दिखाते थे। उन्होंने अपने करियर में 6000 रन बनाए जबकि 832 विकेट्स हासिल की और सबसे पहला जो उनका गैर मुल्की दौरा करने वाले पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे अब्दुल हफीज़। इस हवाले से भी आपको बताएं और पाकिस्तान ने अपना पहला जो दौरा भारत था वो भी इन्हीं की सरबराही में
ने किया, पहला दौरा ही पाकिस्तानी टीम में भारत का किया था और कारदार एक मरतबा, मतलब पहले हम आपस में खेला करते थे। इससे पहले साथ से ये बताएंगे एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जो रुकने पंजाब असम्बली है वो भी मुंतखब हुए थे और सूबाई काबीना में भी वजीर रहे। 21 अप्रैल 1996 को अब्दुल हफीज कारदार के हवाले से आपको बताएं तो लाहौर के अंदर वो इंतकाल कर गए। आज उनकी सालगिरह, तो हमने सोचा कि अपने इस क्रिकेट और लेजेंड को याद किया जाए। सिर्फ कारदार साहब की सालगिरह नहीं है, आज दुनिया बॉक्सिंग की दुनिया पे राज करने वाले, आई थिंक द लेजेंड फॉरएवर, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली साहब भी आज, उनकी भी आज बर्थडे है। मोहम्मद अली 17 जनवरी, द ग्रेट अली 1942 को अमेरिका के शहर में पैदा हुए और एक मसीही घराने में बुनियादी तौर पे पैदा हुए। उनका नाम कले रखा गया था, आपको मालूम है। 70 की दिहाई में इस्लाम कबूल किया। 29 अक्टूबर 1960 को उनके आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला वो खेले और जीते। और बॉक्सिंग में जो उनका करियर है वो एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा, लेकिन उनकी अजमत या उनको अजमत की बुलंदियाँ उस वक्त मिली जब 60s के अंदर उन्होंने रोम ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये मेडल जीतने के बाद मोहम्मद अली नेवर लुक बैक। उन पर एक नस्ल परस्ती का भी इल्ज़ाम लगा, लेकिन वाक़यात के बावजूद इनकी जो कामयाबियां थीं वो नहीं रुकी। 40 बरस की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और बॉक्सिंग में अगर मोहम्मद अली की हम बात करें तो 20 साल ज़िंदगी उनकी बॉक्सिंग की है, जिसके दौरान उन्होंने 56 मुकाबले जीते और 37 नॉकआउट स्कोर उनका रहा मोहम्मद अली का। दुनिया बॉक्सिंग पर कई बरस तक राज करने वाले मोहम्मद अली 3 जून 2016 को इंतकाल कर गए और आज भी बॉक्सिंग के रिंग में आने वाले जो नए लोग हैं उनको अपनी मोटिवेशन समझते हैं, अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं। सो हम द लेजेंड, द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली को याद कर रहे थे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर, ढेर लगा हुआ है हमारे पास स्टोरीज का, समझ नहीं आ रहा है क्या बताएं क्या ना बताएं। बरतानिया में भाई बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गई है और बरतानिया में जो टेम्परेचर है बर्फबारी से वो -15 तक गिरने की पेशगोई कर दी गई है। स्कॉटलैंड वेल्स की बात करें, इसके अलावा हम अगर नॉर्थ इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे भी बर्फानी हवाएं चलने से जो नई बर्फबारी का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। हुकाम ने ये जो ख़राब मौसम है इसकी वजह से लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत की है। जबकि हम अगर लंदन की बात करते हैं, अरमला's फेवरेट डेस्टिनेशन, वहाँ पे बर्फबारी का इम्कान नहीं है अरमला, सो यू कैन स्टिल गो टू लंदन। बिल्कुल, बरतानवी महकमा मौसमियात ने जो इस हवाले से कहा है कि जी लंदन में बर्फबारी तो नहीं होगी लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सर्दी के हवाले से और क्या खबर, और क्या थोड़ा सा फिर वहाँ से हम आपको यूरोप से उठाते हैं और इधर ले आते हैं। हम रशिया की बात करते हैं। रशिया में भी जो सर्द तरीन तस्वुर किया जाने वाला रूसी शहर है, वहाँ पे -50 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर गिरता है, -50 तक टेम्परेचर गिरता है रवां हफ्ते। और ये याकुतिस्क, आई होप मैं इसका नाम सही पढ़ रहा हूँ, इस शहर का नाम है, जो यहाँ पे दर्जा हरारत है वो -50 सेल्सियस तक इस वक्त नीचे गिर चुका है। ये वहाँ के मनाजिर है, एवरीथिंग सीम्स फ्रोजन। ये मॉस्को से सिर्फ 5000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, सिर्फ 5000। और कारगनी के लिए ये मशहूर शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, याकुतिस्क, और इसका शुमार दुनिया के सर्द तरीन शहरों में होता है। और यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर -40 डिग्री से नीचे ही रहता है। How come people survive here? वहाँ पे बर्फानी रीच होंगे सारे जो बन गए होंगे, उनके बने बेचारे क्या खून सफेद हो गए। मतलब ऐसे वो जो हम वीडियोस में नहीं देखते, पानी उड़ाया, फ्रीज हो गया। लेकिन अब लुक एट द सीन्स एंड लिटरली द क्वेश्चन इज दैट हाउ पीपल सर्वाइव। लेकिन ऐसे ममालिक के अंदर फिर लाइफस्टाइल भी तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, लोगों को आदत हो जाती है, उनके बॉडी टेम्परेचर शायद मैनेज हो जाता है, शायद मैनेज हो जाता है। चलें जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, एक अफसोसनाक खबर भी हमारे पास। वी आर वेरी सॉरी कि हम इस अफसोसनाक खबर पे अपना प्रोग्राम एंड कर रहे हैं, बट ये खबर है ही ऐसी। भारत में जो मुस्लिम दुश्मनी है वो एक बार वो रुक नहीं रही है। मोदी ने एक ऐसा बीज डाला है नफरत का कि वो चल रहा है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये 16वीं सदी की एक मस्जिद है जो 16वीं सदी में तामीर की गई तारीखी मस्जिद है। इसको महज इसलिए अमला हसन शहीद कर दिया गया कि यहाँ पे रोड खुला करना था। रोड खुला करने के नाम पे आज से 400 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का ये वाक़ा है जहाँ पे जो इंतहा पसंद वज़ीर आला हैं आदित्यनाथ, उनकी सरपरस्ती में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये 16वीं सदी में तामीर की गई तारीखी शाही मस्जिद है और इसको शहीद कर दिया गया। वी गॉट नो वर्ड्स टू से अबाउट इट। शर्म आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनाइटेड नेशंस की राइट्स काउंसिल है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए। ये कोई पहला अपनी नौयत का वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इंडिया के अंदर इस तरह के कई वाक़यात आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी मस्जिदों को शहीद किया जाता है। तो इससे बढ़कर और क्या दुनिया के ज़मीन तंग की जा रही है भारत में मुसलमानों के लिए। एंड दिस इज द वर्स्ट वन लीडर कुड डू टू अ कंट्री। ये हिंदुओं के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है क्योंकि बारी तो सबकी आनी है यहाँ पे। तो जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।